नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से बात करेंगे, ताजा खबरों पर बात करेंगे जिन पर लगातार आपके लिए हमारी नजर बनी रहेगी। उन खबरों की बात करेंगे और शुरुआत करेंगे शीतकालीन सत्र। आज है चौथा दिन, पर कल से न दिन है न रात है। दरअसल आज भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। कल देर रात तक विधानसभा की कार्यवाही चली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। आज सीएम शिवराज सदन में विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस ने किसान, भ्रष्टाचार, खाद की कमी, महंगाई ऐसे तमाम मुद्दे उठाए हैं। आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार हैं। और कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट भी किया। इस दौरान मंत्री मोहन यादव के मां सीता को लेकर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया। मोहन यादव ने तलाकशुदा महिला से मां सीता की तुलना की थी। इसे लेकर कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया है। गांधी प्रतिमा के सामने राम धुन गाई गई और नारेबाजी की गई। भाजपा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मोहन यादव माफी मांगो, माफी मांगो, माफी। भाजपा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मोहन यादव माफी मांगो, माफी मांगो, माफी। भाजपा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मोहन यादव माफी मांगो, माफी मांगो, माफी। भाजपा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मोहन यादव माफी मांगो, माफी मांगो। तो कल कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया और जिस तरह से गहमा गहमी रही है, तमाम मुद्दे उठे हैं। और सर्दी में भले ही तापमान गिरता जा रहा हो, पर सियासी तापमान एकदम चरम पर है। अविश्वास प्रस्ताव के अलाव ने इस तापमान को और चरम पर पहुंचा दिया है। तमाम मुद्दे इस दौरान उठाए गए विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, और उसका जवाब दिया गया। अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं मुख्यमंत्री के जवाब पर। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, माफ कीजिएगा शैलेंद्र हमारे सहयोगी, लगातार उनकी नजर बनी हुई। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। और शैलेंद्र, पारा लगातार गिर रहा है, इन सब के बीच अविश्वास प्रस्ताव का अलाव है। कल देर रात तक चर्चा हुई, विपक्ष के तेवर तीखे और उससे ज्यादा सत्ता पक्ष के तेवर तीखे। पर मजा तब आएगा जब आज मुख्यमंत्री जवाब देंगे, जिसे कहते हैं चुन चुन कर जवाब देना। शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से कल नेता प्रतिपक्ष ने चुन चुन कर हमले जो है वो सरकार पर किए हैं, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, या धर्म के लिहाज से देखें तो राम गमन पथ को लेकर हो, या फिर गौशालाओं की दुर्दशा पर लेकर हो, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर उन्होंने सदन में एक एक करके निशाना साधा। हालांकि इस दौरान कुछ सवालों के जवाब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माफ कीजिएगा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिए भी। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बार बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि डॉक्टर साहब को बहुत सारे विषयों की जानकारी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये कहा कि चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सूची मांगी गई, यानी प्रस्ताव मांगा गया है। सरकार जो है उन इलाकों में विकास कार्य कराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को नहीं पूछा गया, यानी कहीं न कहीं उपेक्षा का जो आरोप है डॉक्टर गोविंद सिंह की तरफ से लगाया गया था।
पहले जो है अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, फिर अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद कुछ सवाल जवाब हुए और शाम होते होते यानी रात होते होते बात धर्म पर आ गई। बात वही राम और सीता के जो बयान थे उस सब को लेकर आ गए। और यही कारण है कि जब जिस तरीके से बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा के द्वारा ये कहा गया कि राम भी हमारे सीता भी हमारी आपका क्या, ये बात कांग्रेस को नागवार गुजरी और इसके बाद जो है कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बाहर जो गांधी प्रतिमा है उसके नीचे बैठकर उन्होंने राम भजन किए और माफी मांगने की भी मांग लगातार की। अब चूंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो सत्ता विपक्ष के जो आरोप हैं उस सब का एक एक करके जवाब देंगे। वो जवाब किस तरह के होंगे, किस तरह के तथ्य वो सामने रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से कल शांति से सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को सुना है, तो उम्मीद है कि आज जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उसको बारीकी से या संजीदगी से सुनेगा और उसके बाद जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी रहेगा और जो सदन है वो बेहद हंगामेदार होगा। जी, जाहिर तौर पर हंगामेदार होगा। कर्म से लेकर धर्म तक की चर्चा हुई है और जब इनके जवाब दिए जाएंगे तो और दिलचस्प होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और अहम खबरों को लेकर भी हम शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। एक और बड़ी खबर कि आज भी स्वास्थ्य सेवाएं ठप रह सकती हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का आज है 8वां दिन। स्वास्थ्य विभाग से अब तक बातचीत का दौर शुरू नहीं हुआ है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों से पहले 7 दिन कोई चर्चा नहीं। हड़ताल के लंबा चलने के आसार है। नियमितीकरण की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई है। बाहर किए गए साथी कर्मचारियों को बहाल करने की मांग भी की जा रही है। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, कल हम सुन रहे थे दिल्ली से फरमान आया कि कोरोना के हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। फिर हमने मंत्रियों को सुना मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी है। ये कैसी तैयारी है कि संविदा स्वास्थ्यकर्मी 7 दिन से हड़ताल पर हैं, बातचीत का कोई इनिशिएटिव लिया नहीं गया, रास्ता निकालने की कोई कोशिश हो नहीं रही, और यही वो तबका है जो कोरोना से सबसे ज्यादा फाइट करता है। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये वो लोग हैं जो ग्राउंड पर तैनात रहते हैं, चाहे वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेजेस हो, इनमें ये लोग पदस्थापना इनकी रहती है और ग्राउंड वर्क जो है वो इनकी जिम्मेदारी रहती है। जो मरीज पहुंचता है सबसे पहले अगर कोई उनको ट्रीट करता है तो वो यही लोग हैं और ये लोग लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। नियमितीकरण तो इनका नहीं हुआ, लेकिन कुछ इनके साथियों को जरूर नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था। विभिन्न जो चीजें रही उसके चलते यही कारण है कि मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो है वो पिछले 7 दिन से हड़ताल पर है और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार उनसे बात करे और न केवल बात करे बल्कि उनको ठोस आश्वासन की जरूरत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लगातार कई सालों से उनको आश्वासन तो मिलता है लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश के जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कल जिस तरीके से उन्होंने उनको एक प्रतिनिधिमंडल ने इच्छा जाहिर की थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात हो, लेकिन चूंकि सदन चल रहा है और काफी व्यस्तताओं के चलते उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और यही कारण है कि 7 दिन से उनसे किसी भी तरह की कोई भी कम्युनिकेशन सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। अब वो लोग इस आस में बैठे हैं कि कब सरकार उनकी सुने और वो उनके साथ बातचीत का दौर शुरू हो, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि कोविड की जो है अलर्ट मध्य प्रदेश सरकार ने भी जारी किया और केंद्र सरकार की तरफ से भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री भले ही ये कह रहे हो कि पूरी तैयारियां हैं, तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन जिन लोगों को ग्राउंड पे काम करना है वो हड़ताल पर है और ऐसे में यदि किसी तरह की कोई भी आहट अगर कोरोना की होती है तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी में मध्य प्रदेश पड़ सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। सर्द सियासत के बाद सर्दी पर भी हम आगे आपसे बात करेंगे। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ठंडी हवा के चलते मध्य प्रदेश में मौसम के तेवर सर्द हैं। अगले 48 घंटे में और बढ़ेगी ठंड। मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठिठुरन है। भोपाल में रात का तापमान 10 डिग्री के करीब पहुंच गया है। नौगांव और उमरिया ये सबसे ज्यादा सर्द है। सबसे कम तापमान है यहाँ पर। नौगांव में 6 डिग्री सेल्सियस, उमरिया में 5.5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश की आशंका है। बर्फबारी और बारिश के बाद उत्तरी हवाएं प्रदेश को और ठिठुरा देंगी।
खबर ग्वालियर से, जहां सर्द हवाओं के चलते कोहरे का असर अब बढ़ता जा रहा है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। उत्तर भारत से आने वाली 4 ट्रेन लेट है। कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली इस रूट की ट्रेन लेट है। नई दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस 2 घंटे लेट चल रही है। समता एक्सप्रेस 4 घंटे की देरी से। नई दिल्ली छिंदवाड़ा पातालकोट एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से। नई दिल्ली अमरावती महाकौशल 2.5 घंटे की देरी से। हिमसागर एक्सप्रेस 3 घंटे की देरी से। अमृतसर दादर एक्सप्रेस 2 घंटे की देरी से। दक्षिण भारत से आने वाली ट्रेन भी ग्वालियर से दिल्ली के बीच लेट हो रही हैं। तो अगर इन ट्रेन के जरिए आपके सफर का शेड्यूल था तो पहले इंक्वायरी करें, तब रेलवे स्टेशन जाएं। सर्दी से भी बचेंगे, असुविधा से भी बचेंगे। तरह का क्या मौसम है आज? आज ठंड के साथ थोड़ी कोहरा और शीतलहर सी महसूस हो रही है। मतलब और ग्वालियर से सहयोगी सुशील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों के पास हम आएंगे। सुशील, पहले आपके पास ट्रेन की रफ्तार पर असर, सर्दी खैर लगातार बढ़ी रही है। आपके यहाँ तो पारा हाई भी ज़्यादा होता है और लो होता है, वो भी एकदम ज़्यादा होता है। तो क्या कुछ स्थितियाँ सर्दी को लेकर सड़क यातायात पर भी इसका असर पड़ेगा? सुशील। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में अगर बात करें तो सर्द मौसम भी जो है कड़ाके का रहता है। इसके अलावा यहाँ की गर्मी भी एक तरह से परेशान करने वाली होती है। सर्दी के मौसम की अगर बात करें अभी तो ये दिसंबर महीने का अंतिम सप्ताह शुरू होने से पहले ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और अंचल में इस वक्त अगर देखें तो कोहरे का असर भी लगातार बढ़ गया है। इस वक्त करीब 8 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कोहरे के चलते सड़कों के क्या हालात हैं। और यही हालात जो है लगातार पिछले 1 सप्ताह से बने हुए हैं। और हालांकि आज जो है मौसम में ठिठुरन ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सर्द हवाएं जो आ रही है उत्तर भारत से, ख़ास तौर पर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से जो बर्फ़बारी के बाद सर्द हवाएं आ रही है, उन सर्द हवाओं से ये जो अंचल है, इस अंचल का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। और आज जो है कोहरे का असर भी इस ग्वालियर चंबल अंचल में नज़र आया। अब देख सकते हैं कि 8 बजे के लगभग भी ये विजिबिलिटी 500 मीटर से ज़्यादा नहीं है सड़कों पर। इससे समझा जा सकता है कि जो सर्दी के बाद कोहरा है, कोहरे का असर रफ्तार पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि उत्तर भारत से जो ट्रेनें आ रही है वो ट्रेनें 2 से 4 घंटे की देरी से चल रही है। और आज जो सर्द हवाएं चल रही है उसके चलते ठिठुरन भी बढ़ गई है। लोग भी लगातार जो घरों से निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं गर्म कपड़ों में लिपटे हुए निकल रहे हैं। और मौसम विभाग का कहना है कि ये जो सर्दी का मौसम है, कोहरे और सर्द जो शीतलहर चलेगी उसमें ख़ास तौर पर सुबह और शाम के वक्त बुजुर्ग और बच्चों को घर से निकलने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो लोग भी बाइक से निकलते हैं उन लोगों को सुबह और शाम के समय बाइक से यात्रा करने से बचना चाहिए। और लगातार जिस तरह का मौसम है, सर्द मौसम, उससे परेशानी हो ही रही है। ये देख सकते हैं आपके लगातार जो लोग आ रहे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए किस तरह की सर्दी है आज? शीतलहर भी है, किस तरह की सर्दी है? काफ़ी ज़्यादा है सर्दी, तो अभी लग रही है। आप बाइक से जा रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? अभी सर्दी लग रही है, बता नहीं सकते। तेज है, कोहरा भी है, काफ़ी कोहरा है। तो देखिए ये जो मुसाफिर है ये निकल भी रहे हैं तो किस तरह से जा रहे हैं। सुबह 8 बजे का वक्त है। शहर में हालात आप समझ सकते हैं कि जो सर्दी है वो सर्दी किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है। और सीधी सी बात है कि जिस तरह से कोहरा आज रात से ही छाया हुआ है और अब 8 बजे भी ये आलम है, तो आप समझ सकते हैं कि रेल यातायात हो या बस यातायात हो, हर तरह से ये प्रभावित हो रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले जो दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में मौसम और भी सर्द होगा। तो समझा जा सकता है कि सर्दी ग्वालियर चंबल अंचल में इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ पड़ेगी, क्योंकि बारिश भी अच्छी हुई है। औसत से करीब 15 से 20% ज़्यादा बारिश ग्वालियर चंबल अंचल में हुई, तो सर्दी भी उसी मात्रा में ज़्यादा पड़ेगी। बारिश नहीं बता दिया था कि ठंड ज़्यादा होगी। शैलेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, सर्दी अभी और बढ़ेगी, दिसंबर में दिक्कतें और बढ़ेंगी। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर में जो बर्फबारी है उसका असर होगा और कपकपी नहीं, कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। मतलब दिक्कत अभी और है। शैलेंद्र।
बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दिक्कत अभी और है और ये दिक्कतें जो है वो 25 दिसंबर के बाद शुरू हो गई। मध्य प्रदेश मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार 25 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। और जिस तरीके से अगर राजधानी की बात करूं या अन्य इलाकों की बात करूं, कुछ दिन मावठ की बारिश भी हालांकि रात में हुई, लेकिन उसने ये बता दिया कि आने वाले समय में और अधिक बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश में है, क्योंकि कई ऐसे सिस्टम जो है वो बन रहे हैं और उसके चलते कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जो बारिश होगी वो लोगों को कांपने पर मजबूर कर देगी। अगर वर्तमान समय की बात करूं तो भले ही अधिकांश जिलों का तापमान 10 डिग्री के आसपास आ रहा हो, लेकिन दिन का तापमान जो है वो सामान्य रह रहा है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जब ये दिन का तापमान में भी तेजी से गिरावट दर्ज होगी और शीतलहर जो है वो दिन में जब चलेगी तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 25 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तेज सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। जी, तेज सर्दी का सामना करना पड़ेगा। इन सब के बीच कोरोना से भी आपको मुकाबला करना है। लक्षण एक जैसे लगेंगे पर पैनिक नहीं होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम अपडेट के लिए, हमारे दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। बालोद से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के चलते यह हादसा हुआ। कोतवाली के करही भद गांव की घटना है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। कवर्धा से बड़ी खबर, जल संसाधन विभाग की लापरवाही सामने आई है। बांध का पानी नहर में छोड़ा जा रहा है और नालियों में नहर का पानी बह रहा है। 15 दिनों से नाली में नहर का पानी बह रहा है। पंडरिया के क्रांति जलाशय का यह पूरा मामला है। और अब बड़ी खबर मुंगेली से, लोरमी में अवैध खनन के परिवहन पर कार्रवाई की गई है। एसडीएम और राजस्व की टीम ने यह कार्रवाई की है। 7 हाईवा 1 पोकलैन वाहन जब्त किया गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर मुरम के अवैध खनन पर यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों को देखकर गाड़ियों को छोड़कर ड्राइवर फरार हो गए। परसवाड़ा से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अवैध मुरम का उत्खनन और परिवहन हो रहा है। आज छापामार कार्रवाई की गई और मौके पे से 7 हाईवा और 1 पोकलेन जब्त किया गया है। इनके द्वारा बुधवार तालाब सौंदर्यीकरण का मुरम परिवहन का पास दिखाया गया है, किंतु मौके पर तालाब नहीं दिखा है। इसका सत्यापन कल कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। खरी मिली एसआरसी को ये परिवहन जारी किया गया है। ये तो बयान के बाद ही स्पष्ट होगा कि गाड़ियां किसकी हैं। इधर गरियाबंद जिले में अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। खोड़ासा परसदा इलाके में चल रहे अवैध खदान पर प्रशासन ने कार्रवाई की। रेत माफिया में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के डर से रेत माफिया ने फिंगेश्वर के बेरोड़ा रेत खदान में एक चेन माउंटेन शील को छिपा लिया। महिलाओं की शिकायत के बाद अपर कलेक्टर अविनाश भोई के निर्देश पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। देखिए, जैसे ही खनिज माफियाओं को ये पता चला कि खनिज विभाग से अधिकारी कार्रवाई करने पहुंच रहे हैं, इसको देखकर जो रेत माफिया है चैन माउंटेन को छुपाने की कोशिश की गई और खनिज विभाग के अधिकारी यहां पहुंचकर उसे ढूंढकर सील करने की एक बड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। तो लगातार खनिज विभाग कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें कि सड़कड़ा पंचायत के लगभग महिला अपर कलेक्टर से जाकर मुलाकात कर सड़कड़ा और खुर्सा में चल रहे नियमों के विरुद्ध रेत खदान की शिकायत किए थे और कार्रवाई की मांग की थी, जिसके आधार पर खनिज विभाग की टीम दल बल के साथ पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चैन माउंटेन को छुपाया गया था। सर, क्या कार्रवाई हो रहा है? ये जो है, हमको यहाँ पर ग्राम पंचायत सरकड़ा के आश्रित ग्राम बिडोरा जो हमारा स्वीकृत रेत खदान है, पट्टेदार द्वारा जो है स्वीकृत रेत खदान के अतिरिक्त अन्य जगह पर उत्खनन किया है, जैसे कि परसदा खुड़सा। और शिकायत के जैसे ही हमको
ग्रामीण महिलाओं के द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ है अपर कलेक्टर के माध्यम से। तो हमने यहाँ पर तत्काल आकर निरीक्षण किया। मौके पर जो है छुपाया गया था मशीन के, चेन माउंटिंग मशीन को, जिसको भी सील करने की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल। तो खनिज अधिकारी हैं जिन्होंने बताया कि जो चेन माउंटेन छुपाया गया था उसे ढूंढकर कार्रवाई किया जा रहा है और महिलाओं की शिकायत पर खनिज विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए परसदा खुर्सा के बीच जो अवैध तरीके से जो खदान चल रहा था वहां पर भी कार्रवाई किया जा रहा है। और साथ ही सड़करा में जिस तरह नियमों के खिलाफ जाकर, नियमों के विरुद्ध जाकर जो चेन माउंटेन से लगातार उत्खनन किया जा रहा था, इस पर भी कार्रवाई हुई। तो खनिज विभाग द्वारा ये बड़ी दूसरी कार्रवाई है, क्योंकि तर्रा में भी 2 चेन माउंटेन एक हाईवे पर कार्रवाई की गई थी और इसी कड़ी में महिलाओं की शिकायत के बाद अब बिरोड़ा में जो रेत खदान है और खुर्सा में जो अवैध तरीके से रेत खदान चल रहा था, इस पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चेन माउंटेन को सील किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और कोरोना को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। भारत में BF.7 वेरिएंट के 4 मरीज सामने आए हैं। नीति आयोग के VK पॉल ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना के इसी वेरिएंट से चीन में हाहाकार मचा है। वडोदरा में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। NRI एक महिला है और इसमें इस कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। BF.7 वेरिएंट से संक्रमित ये महिला मिली है। भारत में कोरोना के इस वेरिएंट के 4 केस हैं। एक केस जुलाई में, 2 सितंबर में, 1 नवंबर में मिला है। चीन में भी यही वेरिएंट है। वडोदरा में इसका पहला केस मिला है। NRI महिला 11 नवंबर को ये अमेरिका से आई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने 22 दिसंबर को मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% इक्विटी हिस्सेदारी अधिग्रहित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये डील 2,850 करोड़ रुपए में हुई है। आपको बता दें, मेट्रो कैश एंड कैरी मेट्रो इंडिया ब्रांड के तहत कारोबार करती है। मेट्रो इंडिया ने 2003 में देश में अपना कारोबार शुरू किया। ये भारत में कैश एंड कैरी बिजनेस फॉर्मेट पर कारोबार शुरू करने वाली पहली कंपनी थी। इस समय कंपनी 3,500 कर्मचारियों के साथ 21 शहरों में 31 लार्ज फॉर्मेट स्टोर चलाती है। इस मल्टी चैनल B2B कैश एंड कैरी होलसेलर की भारत में 30 से ज्यादा ब्रांच टू ब्रांच ग्राहकों तक पहुंच है और उनमें से 10 लाख ग्राहक ऐसे हैं जो इससे स्टोर नेटवर्क और B2B ऐप के जरिए नियमित खरीदारी करते हैं। मेट्रो इंडिया किराना और दूसरे छोटे व्यवसायियों और कारोबारियों को अपनी सेवा प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी ने 7,700 करोड़ रुपए की बिक्री की। यह भारत के बाजार में कारोबार शुरू करने के बाद अब तक की कंपनी की सर्वश्रेष्ठ बिक्री है। इस अधिग्रहण के जरिए रिलायंस रिटेल को तमाम दुकानदार और खुदरा और संस्थागत खरीदारों के लिए एक विस्तृत नेटवर्क तक पैठ बनाने में सहूलियत मिलेगी। इससे कंपनी अपना एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना सकेगी। इस अधिग्रहण से रिलायंस रिटेल के स्टोर्स की संख्या तो बढ़ेगी, साथ ही कंपनी मेट्रो इंडिया के सप्लाई चेन नेटवर्क और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए अपने ग्राहकों और छोटे कारोबारियों को और बेहतर सेवाएं दी जा सकेंगी। आपको बता दें, मेट्रो कैश एंड कैरी के मर्चेंट बैंकर JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैश ने कंपनी के कारोबार की जो वैल्यू है वो तकरीबन $1 अरब आंकी थी। थाईलैंड की सबसे बड़ी कंपनी CP ग्रुप ने भी मेट्रो कैश एंड कैरी को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन बाद में वो इससे पीछे हट गई। CP के पीछे हटने के बाद सिर्फ रिलायंस ही इस जर्मन कंपनी के भारतीय कारोबार को खरीदने की दौड़ में रह गई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।